रामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं बालक आप सभी के सभी लोग? फटाफट सेशन के साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाइए। चलिए फटाफट, जितनी तेजी से आप ज्वाइन हो जाएंगे उतनी तेजी से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। तो फटाफट सारे के सारे साथी आ जाओ। जहां पर कल की क्लास छोड़ी हुई थी वहीं से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फटाफट सभी के सभी साथी जो हैं इस सेशन के साथ ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। चलिए, सबको जय हिंद है, सबको राम राम है, फटाफट आ जाओ। तो फटाफट सभी के सभी आ जाओ। तो कल हमारी बात हो रही थी पोषण से, न्यूट्रिशन से हम लोग बात कर रहे हुए थे, उसके आगे की चर्चा को आज बढ़ाएंगे। तो फटाफट सभी के सभी आ जाओ। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो पोषण होते हैं ये दो टाइप के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपके पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हो जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बताया था कि जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। तो आज हम लोग फिर बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, ठीक है? चलो फटाफट सभी के सभी आ जाओ। चलो, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, जय हिंद, सभी को गुड आफ्टरनून है। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट सभी के सभी आ जाओ, इस क्लास का आगाज करते हैं। आर्यन भाई कह रहे हैं कि सर आज मेरा बर्थडे है। तो भाई आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे आप दीर्घायु बने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, आप दीर्घायु बने। चलिए, ऐसी मेरी कामना है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की क्लास की। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका कोई टाइप नहीं होता है। लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है बाबू, जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसके टाइप होते हैं। तो आज हम लोग किसके विषय में बात करने वाले हैं? आज बात करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के विषय में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फटाफट देखते चलो। परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? तो ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है बच्चे, इस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फर्दर 3 टाइप हो जाते हैं। इसके टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंदर हो जाता है बालक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जिसको कहा जाता है मृतपोषी पोषण, मृतपोषी पोषण हो जाता है बालक। और इसके टाइप में क्या आ जाते हैं? इसका दूसरा टाइप हो जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो जाता है बालक, जिसको परजीवी पोषण कहा जाता है, परजीवी पोषण कहा जाता है। और इसका तीसरा टाइप हो जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा बच्चे? होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसको प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी या विषम पोषी पोषण कहा जाता है, विषम पोषी पोषण कहा जाता है, विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो ध्यान में रख लेना, जो आपके पास हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसके 3 टाइप हो जाते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है? क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बालक कि ये जो अलग अलग न्यूट्रिशन है इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है। फटाफट इसको देखते हैं, ठीक है? फटाफट इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहां पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने कहा कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। तो फिर इसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? चाहे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो, इसमें भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करेगा।
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में भी करेगा और होलोजोइक न्यूट्रिशन में करेगा। फिर इन सब में आपस में फर्क क्या है, ठीक है, इनमें आपस में फर्क क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके विषय में बालक, सबसे पहले बात करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। देखो इसके नाम से ही है मृत पोषी पोषण। तो इस क्लास में आने वाले जीव जो होते हैं अपने पोषण के लिए सड़े गले मरे हुए पेड़ पौधे अथवा जीवों पर निर्भर करते हैं। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों पर निर्भर करता है, यह क्या कहलाता है, मृत पोषी पोषण कहलाता है, ठीक है, मृत पोषी पोषण कहलाता है। तो ध्यान में रख लीजिए, मृत पोषी पोषण में पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे मरे तथा सड़े गले, मरे तथा सड़े गले, सड़े गले जीवों अथवा पादपों पर निर्भर करता है, जीवों अथवा पादपों पर निर्भर करता है, पादपों पर निर्भर करता है, मृत पोषी पोषण कहलाता है, मृत पोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। हमने कहा कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों पर निर्भर करता है, मृत पोषी पोषण कहलाता है। तो इसमें दूसरे जीवों पर बच्चे निर्भर कर रहा है, लेकिन दूसरे किस तरह के जीवों पर, मरे तथा सड़े गले जीवों पर निर्भर कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक में क्या कह रहे हैं, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism depends upon other dead and decaying animals and plants body is called saprophytic nutrition, is called saprophytic nutrition। तो दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों पर निर्भर कर रहा है, ये क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है जी। सोनी जी आपका तो सुझाव बहुत बढ़िया है कि एक ही लैंग्वेज में लिख दिया करो, इससे समय बचेगा। बट आपको मैं बता दूं कि क्लासेस बाइलैंग्वेल होती है, हिंदी अंग्रेजी माध्यम के दोनों बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आपका सुझाव तो बेहतर है, बट मुझे दोनों लैंग्वेज में चलना पड़ेगा मैडम, क्योंकि दोनों लैंग्वेज के बच्चे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर दिया, ये सेकंड स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड अंतरा सिंह जी, ये देखिए ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें मैंने आपको बात किया कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, इस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप हो जाते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों पर निर्भर करता है, मृत पोषी पोषण कहलाता है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर डेड एंड डिकाइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब जैसे आप लोग कहोगे बालक, अगर आप लोग कहोगे कि इसमें सर उदाहरण की बात करें, जैसे गिद्ध को आप लोग जानते हो, गिद्ध। अब गिद्ध क्या खाता है भैया, तो गिद्ध मरे तथा सड़े गले जीवों को खाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि गिद्ध जो होता है, वल्चर जो होता है, वल्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें कि वल्चर जो है, इस वल्चर के अंदर पोषण की प्रक्रिया कैसी हो गई, तो आप लोग कहोगे कि इसके अंदर पोषण की प्रक्रिया सर कैसी हो गई, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गई। जैसे कि आपके पास
मशरूम है। मशरूम कहाँ पर उगता है? मशरूम जो उगता है ये सड़ी गली चीजों पर उगता है। तो मशरूम के अंदर पोषण की प्रक्रिया कैसी हो गई? सेप्रोफाइटिक हो गई बच्चों। अगर आप लोग बात करोगे, जैसे आप लोग फंगस को देखते हो, आप अपने ब्रेड या रोटी को छोड़ देते हो कुछ समय के लिए, तो उस पर क्या देखते हो? ब्रेड या रोटी पर आप तो देखते हो कि भूरे भूरे हरे हरे रंग के उस पर क्या हो जाते हैं? फंगस बन जाते हैं। तो कवकों के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया है ये भी कैसी है? ये भी है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कवक के अंदर, फंगस के अंदर बात करोगे, फंगस के अंदर बात करोगे तो इसके अंदर भी पोषण की प्रक्रिया कैसी है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। ठीक है बाबू, तो ध्यान में रखा कीजिए कि पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे मरे तथा सड़े गले जीवों पर निर्भर करता है, यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है मृत पोषी पोषण। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि दूसरे जीवों पर निर्भर तो है, लेकिन किस तरह के जीवों पर? मरे तथा सड़े गले जीवों पर निर्भर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरह के पोषण की प्रक्रिया की, जो कि थी परजीवी पोषण। दूसरे वाले को समझते हैं, जो कि है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस क्लास में आने वाले जीव जो होते हैं अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, लेकिन दूसरे किस तरह के जीवों पर? जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। ये क्या है? परजीवी जो हैं एक तरह के बच्चे होस्ट हैं, एक तरह के मेजमान हैं। ये एक तरह के क्या है? मेहमान है, एक तरह के ये गेस्ट हैं। और इनको क्या चाहिए? कोई होस्ट चाहिए, कोई मेजमान चाहिए। तो उस मेजमान के शरीर में जाएंगे और ये अपना पोषण करना शुरू कर देंगे। और यहां पर याद रखा कीजिए कि इससे जो होस्ट होता है उस होस्ट को कोई फायदा नहीं होता है, फायदा इनको होता है। ठीक है, और इनमें जो होती है ये क्या करते हैं? ये अलग अलग तरह के क्या करते हैं? ये अलग अलग तरह के रोग फैलाते हैं। मशरूम नहीं जानते हो? मशरूम को कुकुरमुत्ता कहा जाता है, सब्जी भी बनती है गुरु इसके। मशरूम को नहीं देखा है अब तक। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे सपोज करके चल लीजिए आपके बालों के अंदर पाए जाने वाली जू। तो जू से क्या लाभ है? आपको कोई लाभ है? आपके बालों के अंदर जो जू पाई जाती है इससे क्या कोई आपको लाभ है? आप कहेंगे सर मेरे को तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इस जू को तो लाभ है। वो आपके बालों के अंदर रह के आपके शरीर का खून चूसती है और इससे उसको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो आपके बालों के अंदर पाए जाने वाली जो जू है उसके अंदर पोषण की प्रक्रिया कैसी है बच्चों? ये परजीवी पोषण है। जैसे गांव में आप अपने मवेशियों को लेकर जाते होंगे, तालाब वगैरह में, कीचड़ वगैरह में चली जाती होगी, तो देखते होंगे कि उनसे जोंक चिपक जाते हैं, लीच चिपक जाते हैं। ये जोंक जो होते हैं उन मवेशियों का खून पीते हैं बाबू। तो इससे उस मवेशी को तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन जोंक को फायदा है, उसका पोषण हो रहा है। तो जोंक या लीच के अंदर पोषण की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? परजीवी पोषण हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो आपके ब्लड सेल्स को क्या करता है? चूसता है। अब उससे आपको तो कोई बेनिफिट नहीं है, आपको तो मलेरिया हो जाता है, लेकिन उसका परजीवी जो है प्लाज्मोडियम जो है, उस प्लाज्मोडियम को पोषण मिलता है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर पोषण की प्रक्रिया कैसी हो गई? पोषण की प्रक्रिया हो गई परजीवी पोषण। हाँ, लीच हो गई नहीं, लॉयन के अंदर परजीवी पोषण नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं और देखिए, जैसे एक पौधे में आपको बताता हूं, एक पौधा आता है जिसको अमर बेल कहा जाता है, कैस्कटा कहा जाता है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है उसको। वो मनी प्लांट के पौधे की तरह होता है। उसकी जड़ ढूंढने की कोशिश करोगे आपको जड़ मिलेगी नहीं कि शुरू कहां से होता है। तो वो जिस भी हरे भरे वृक्ष के ऊपर जाता है उस हरे भरे वृक्ष को क्या कर लेता है? लपेट लेता है। ये तो खुद हरा भरा होता जाता है, लेकिन वो वृक्ष क्या होता है? सूखता जाता है। तो अमर बेल, जिसको कि अंग्रेजी में कैस्कटा कहते हैं, उसके अंदर अगर पोषण की प्रक्रिया की बात करेंगे बच्चे, तो पोषण की प्रक्रिया कैसी होगी? परजीवी पोषण होगी। तो परजीवी पोषण में जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। याद रखा कीजिए, दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जू से बाल मजबूत होती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जू से बाल मजबूत होती है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। चलिए न्यूट्रिशन को, परजीवी पोषण को हम लोग नोट करेंगे कि परजीवी पोषण क्या हुआ। तो हमने कहा पोषण की वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें
जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करता है, अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करता है, जीवित जीवों पर निर्भर करता है, परजीवी पोषण कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, हमने कहा द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism depends upon other living organism for their nutrition is called parasitic nutrition। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, दूसरे जीवों पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अरे भैया ये देखो, ये कौन है? यह अनु जी ये कह रही है कि लॉयन क्यों नहीं परजीवी है। परजीवी का मतलब होता है कि परजीवी कोई ना कोई रोग फैलाता है। याद रखा कीजिए, परजीवी जो होता है, जैसे आपके पेट के अंदर, बच्चों के पेट में कहते हैं कि कीड़े हो गए हैं, टेप वार्म या ल्यूक वार्म या फ्यूक वार्म जो होते हैं, ये क्या करते हैं, या राउंड वार्म जो होते हैं, ये अलग अलग तरह की बीमारियों को फैलाते हैं। तो परजीवी पोषण में आने वाले जीव जो होते हैं, ये किसी तरह के फायदेमंद नहीं होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब लॉयन किस तरीके से परजीवी होगा भैया? दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करता है। लॉयन से कौन सी बीमारी हो रही है? दूसरे जीवित जीवों के अगर शरीर के अंदर ये थोड़े घुसता है। इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, जो मनुष्य के अंदर होता है, वो तीसरा टाइप है। भैया आप इसको समझेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन तो अभी बताया ही नहीं है। लॉयन के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, काऊ के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, डॉग के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अभी उसको पढ़ेंगे। इसमें ध्यान में रखा कीजिए, ये किसी न किसी तरह का रोग या ये फायदेमंद नहीं होता है, नुकसानदायक होता है परजीवी पोषण जिनके अंदर भी आता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो एग्जाम्पल इसका मैंने आपको दे दिया, लीच दे दिया, जोंक दे दिया, ठीक है भैया, प्लाज्मोडियम दे दिया, मलेरिया का परजीवी है ये, जिससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम दे दिया, टेप वर्म दे दिया, फीता कृमि जो बच्चों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं, टेप वर्म हो गया, फीता कृमि हो गई, फीता कृमि, या फिर हमने बात किया कैस्कटा हो गया, अमरबेल हो गया, कैस्कटा हो गया, अमरबेल हो गया। तो इन सब के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया है बच्चों, ये कैसी है? ये परजीवी पोषण है। कैसा है? परजीवी पोषण है। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। फटाफट, ठीक है, चलिए, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो अब पोषण की तीसरी प्रक्रिया पढ़ते हैं, जो पोषण की सबसे जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो मनुष्यों में होती है, कुत्ते बिल्लियों में होती है, बाघ शेरों में होती है, उस प्रक्रिया की बात करूंगा, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक ये आपने नोट कर लिया। अब बात करते हैं बच्चा किसकी? होलोजोइक न्यूट्रिशन की। मुझे नहीं पता है आज केमिस्ट्री की क्लास है या नहीं है, ये मेरे को नहीं पता है सर। आप शेड्यूल में देखिए, शेड्यूल में शो हो रहा होगा तो होगी क्लास, नहीं शो हो रहा होगा तो नहीं होगी। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन को देखिए बालक, प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, संभोजी पोषण, ठीक है, प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बाबू। बैक्टीरिया, B12 बैक्टीरिया भी होगा ना? समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हो? B12 बैक्टीरिया भी होगा। मणि
जरा खुल के लिखो बेटा, ये क्या लिखना चाह रहे हो कि B12 बैक्टीरिया भी होगा ना, ये मेरे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ मनी क्या पूछना चाहते हो बच्चे। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन देखो, ये ध्यान में आपको रखना है, पोषण की सबसे जटिल प्रक्रिया है, पोषण की सबसे जटिल प्रक्रिया है, सबसे जटिल प्रक्रिया है, ये जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है ये बच्चे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है। तो भैया अगर ये पोषण की सबसे जटिल प्रक्रिया है तो इसमें जो पोषण की प्रक्रिया होती है बालक, वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो 5 अलग अलग चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, 5 अलग अलग चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, तो इनको समझते हैं कि ये 5 अलग अलग चरण कौन से होते हैं। ठीक है, 5 अलग अलग चरण कौन से होते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। तो ये 5 चरण जिसमें पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये 5 चरण कौन कौन से हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इंडियन लवर साहब कह रहे हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ये आवश्यक है बताना कि मैं इंग्लिश मीडियम हूँ या हिंदी मीडियम हूँ। चलिए, आवश्यक है तो मैं आपको बता देता हूँ, आवश्यक है तो आप समझ लीजिए सर कि क्लास 1 से लेकर 8 तक मैं इंग्लिश मीडियम का रहा हूँ, 9 10th मैंने हिंदी मीडियम से किया है, 11 12th मैंने इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है, ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है, MBA मैंने इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है, B.Ed मैंने हिंदी मीडियम से किया हुआ है, MA मैंने इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है। अब बताइए साहब कि अब जो है इससे क्या फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता है, जिसमें आप अपनी भाषा को, आप अपने शब्दों को सही रख सकते हैं, वही मीडियम आपका अपना मीडियम होना चाहिए। बाकी SSB के लिए अंग्रेजी मीडियम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से भी हो बाबू। ठीक है, चलो, तो पोषण की सबसे जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें पोषण 5 चरणों में संपन्न होता है। ये 5 चरण देखिए कौन कौन सा है। पहला चरण इसमें होता है अंतःग्रहण, इंजेशन होता है, इंजेशन होता है। दूसरा चरण इसमें कौन सा होता है बाबू, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तीसरा चरण इसमें कौन सा होता है, तीसरा चरण जो होता है इसमें ये हो जाता है आपके पास अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है बालक, अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद देखिए इसमें जो अगला चरण है, ये अगला चरण कौन सा होता है, स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। और 5वां चरण इसमें कौन सा होता है, 5वां चरण इसमें होता है बहिर्गमन, इजेशन होता है। तो जिन प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया इन 5 चरणों से होकर गुजरती है, उनके अंदर पोषण की प्रक्रिया को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हो जाता है, ठीक है, इसको समझते हैं कि यहां पर ये सारी चीजें क्या हो जाती है। ठीक है, अरे यार लक्ष्मी जी, आप लोग कितना मेरे में इंटरेस्ट ले रहे हो कि सर इस यहाँ इंग्लिश मीडियम क्यों ली, यहाँ हिंदी मीडियम क्यों ली। आप ध्यान में रखा कीजिए कि जीवन कांस्टेंट नहीं होता है, जीवन में चेंजेस हो जाते हैं। जब आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पर आपको किस तरह के संसाधन मिलते हैं, किस तरह के रिसोर्सेस मिलते हैं, उन सभी रिसोर्सेस से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आपको लैंग्वेज जो होता है, अब हो सकता है कि ऐसी जगह शिफ्ट हुआ जहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ पर मुझे इस तरह का करना पड़ा। तो जीवन में ऐसा तो नहीं है, अगर आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर किसी जॉब में हैं, उनका ट्रांसफ़र अगर होता रहता है तो आप वहाँ से वहाँ जाते हैं, तो जिस तरह के संसाधन मिलते हैं उस तरह की चीज़ों हो जाती है। और इन सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको मैंने कहा कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है जिसमें आप अपने शब्दों को लगा लीजिए और आप लोग पढ़ने की कोशिश क्या कीजिए। आपके जिस काम के लिए आता हूँ, क्या मैं उस काम में बेहतर हूँ या नहीं हूँ। आप ये बात देखिए कि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ या समझाता हूँ वो समझ में नहीं आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास ऑप्शन हमेशा होता है। आप जो है इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर बायोलॉजी के नए टीचर दे दीजिए, बायोलॉजी के शिक्षक को चेंज करा दीजिए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लगता है कि ऐसी सारी चीज़ें हैं तो आप चेंज करवाइए। रहीम कवि कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। मयान से लड़ाई थोड़ी होती है, तलवार से होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति जो आता है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है,
उसकी बैकग्राउंड क्या है। आप ये देखिए कि वो व्यक्ति जो चीज़ आपको पढ़ाने आता है वह समझाने में सक्षम है कि नहीं है, वह बेहतर अपने काम को परफॉर्म करता है कि नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिस टीचर को चेंज कराना है इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन कीजिए, कराइए, क्या दिक्कत है बाबू, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, इसको समझिए। असली बात पर आप लोग फोकस नहीं करते हैं, बाद में जब क्वेश्चन इससे लाता हूं तो पता चलता है कि खाली गलती मारते हो, तुक्के बिड़ाते रहते हो या कहते हो कि मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पर फोकस करना जरूरी है ना बच्चे मेरे। चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करा देते हैं अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्गमन, इनमें क्या क्या अंतर है। देखो, तो 5 चरणों में ये प्रक्रिया जिन जीवों में संपन्न होती है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे आप लोग मनुष्य के अंदर बात करते हैं, या अभी लॉयन की बात हो रही थी तो लॉयन की भी बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं बाबू कि अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब क्या होता है। मनुष्य के हिसाब से समझिए, सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले भोजन का होता है अंतःग्रहण, भोजन को उठाया, भोजन को उठा के मुंह के अंदर डाल दिया, इंजेशन की प्रक्रिया जो हो गई वो संपन्न हो गई। इसके बाद आप सबको पता है कि जो भोजन आप लोग लेते हैं बालक, जो भोजन आप लेते हैं ये भोजन कैसा होता है, ये जटिल भोजन होता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। आपके शरीर को ऐसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। आप तो भोजन को लेते हैं रोटी, दाल, चावल, मांस, मछली, ठीक है, इसके रूप में आप लोग भोजन को लेते हैं। लेकिन आपका शरीर भोजन को किस फॉर्म में पहचानता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, इसके रूप में पहचानता है। तो आपके शरीर में इस जटिल भोजन को सरल भोजन में बदला जाता है बच्चे, और जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो पाचन हो गया। अब पचित भोजन को क्या किया जाता है, आप जैसे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, तो वहां से उस पचित भोजन को क्या किया जाता है बच्चों, हमारे रक्त कोशिकाओं के द्वारा खींचा जाता है, रक्त में मिलाया जाता है उस पचित भोजन को। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवशोषण। क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। अब उस पचित भोजन को कहाँ लेकर जाया जाता है, अलग अलग कोशिकाओं में लेकर जाया जाता है बाबू, और उन कोशिकाओं में उस पचित भोजन से ऊर्जा निकाली जाती है, क्योंकि आपके शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उस पचित भोजन से बच्चे क्या निकाला जाता है, एनर्जी निकाला जाता है। इस एनर्जी निकाले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। पचित भोजन से एनर्जी निकाल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया होती है कोशिका की, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो। तो पचित भोजन को जलाकर उससे ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। और आपको पता है कि जितना भोजन आपने लिया है बाबू, जितना भोजन आपने इनटेक किया है, ये सबका सब भोजन आप नहीं पचा पाते हो। कुछ भोजन जो होता है अपचित रूप में रह जाता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड रूप में रह जाता है, जिसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, और शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को इजेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है। अब जो मेरे साथी पूछ रहे थे कि सर लॉयन के अंदर कैसा होगा, तो लॉयन के अंदर भी तो ऐसा ही होता है। सबसे पहले वो भोजन को क्या करता है, इनटेक करता है, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई, इंजेशन हो गई। उसके बाद वह क्या करता है, भोजन को पचाता है, तो प्रक्रिया क्या हो गई, डाइजेशन हो गई। पचित भोजन को उसके रक्त के साथ मिलाया जाता है, ये प्रक्रिया क्या हो गई, अवशोषण हो गई। उसके बाद उस पचित भोजन से ऊर्जा निकाला जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या हो गई, स्वांगीकरण हो गई, एसिमिलेशन हो गई। उसके बाद अपचित भोजन को उसके शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या हो गई, बहिर्गमन हो गई। ये पांचों प्रोसेस आपके समझ में आया कि नहीं आया, बताइए मुझे। चलिए, आप सब लोगों के अच्छे अच्छे शब्द के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर फोकस कीजिए बच्चे कि ये पांचों चरण आपके समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आ गया पांचों चरण आप लोगों के समझ में, ठीक है कृष्ण शर्मा जी, ये पांचों चरण समझ में आ गया। यहां से बच्चे आपसे पूछा जाता है कि इन पांचों चरणों में सबसे लंबी चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, तो सबसे लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है बच्चे पाचन। तो ध्यान में रखिएगा, ये सबसे लंबी प्रक्रिया होती है, सबसे लंबी प्रक्रिया होती है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है, सबसे लंबी प्रक्रिया होती है, ये लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है। सबसे लंबी प्रक्रिया पूछा जाता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे लंबी प्रक्रिया कौन सी होती है, तो सबसे लंबी प्रक्रिया किसकी होती है बच्चे, पाचन की हो जाती है। और इस प्रक्रिया को आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, और आपको किस तरीके से इसको डिटेल में पढ़ना है, इसको मानव पाचन तंत्र के रूप में आप लोगों को पढ़ना है बच्चे इस प्रक्रिया को, ठीक है। तो आइए अब मैं आपसे बात करूंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, मानव पाचन तंत्र की इस प्रक्रिया के अंतर्गत, यही आपके सिलेबस में रखा गया हुआ है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पाचन क्या हो गया मेरे बाबू।
पाचन क्या हो गया इसको समझ लेते हैं। डाइजेशन क्या हो गया, डाइजेशन क्या हो गया, पाचन क्या हुआ बच्चे। तो पाचन को एक शब्द में आप लोग एक लाइन में याद कर लीजिए कि जटिल भोजन से, एक लाइन में इसको याद कर लीजिए, जटिल भोजन से सरल भोजन, जटिल भोजन से सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया, सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है बालक, पाचन कहलाती है, कहलाती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग complex food into simple food, complex food into simple food, into simple food is called digestion, is called digestion, is called digestion। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, बहुत आसान है, ये आप सबके समझ में आ गया। सिंपल सा है कि जो भोजन आप लोग ले रहे हुए हो, जो भोजन आप लोग ले रहे हुए हो वो भोजन कैसा है बालक, वो जटिल भोजन है। अब उस जटिल भोजन से सरल भोजन में बदलोगे तो सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। अब आपको सीखना है मानव पाचन तंत्र को देखना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके सिलेबस में रखा गया हुआ है, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ध्यान में रखा कीजिए कि मानव पाचन तंत्र में आप जाएं और ये सीखें कि भोजन का किस तरीके से पाचन होता है। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है बच्चे, डकार का आना खाना खा जाने का संकेत है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है सर, जानवर अपना भोजन करके अपना मुंह क्यों चलाते रहते हैं? सुरेंद्र जी, होता क्या है, अंतर हमारे और जानवरों में तो कुछ ना कुछ है। हम लोग क्या करते हैं बालक कि हम लोग भोजन को जब लेते हैं तो भोजन को चबा चबा कर निगलते हैं। ध्यान में रखिएगा, भोजन को चबाते हैं और चबाने के बाद निगलते हैं। लेकिन जानवर जो होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो भोजन को सीधे निगल जाते हैं। डर रहता है ना कि भैया आप उनके सामने भोजन रखे हैं, भोजन हटा देंगे, भोजन हटा देंगे, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, फटाफट जैसे ही उनको भोजन मिलता है वो भोजन को चबाते नहीं है, भोजन को निगल जाते हैं। ऐसे भोजन को पचाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो जब उनको आप हटा देते हैं, उनके पास से खाना हटा देते हैं, तो जिस भोजन को उन्होंने निगला था उसको चबाना तो जरूरी है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। तो उस भोजन को फिर से क्या करते हैं, बाहर निकाल के कहाँ लेकर आते हैं, मुंह में लेकर आते हैं और फिर से उस भोजन को चबाते हैं। जब रिलैक्स होते हैं तो उस भोजन को चबाते हैं और चबाने के बाद पाचन की प्रक्रिया करती है। इसीलिए कहते हैं कि मुंह चलाते रहते हैं, जिसको कहता है कि जुगाली करते रहते हैं, है ना। बचपन में जब मैं छोटा हुआ करता था तो मुझे लगता था कि गाय और भैंसों को च्युइंगम कहाँ से मिल गया हुआ है कि ये च्युइंगम खाते रहते हैं और मुंह चलाते रहते हैं। तो एक्चुअली में वो मुंह चलाते रहते हैं इसलिए क्योंकि वो भोजन को पहले निगल जाते हैं और बाद में निगले हुए भोजन को फिर से मुंह के अंदर लेकर आते हैं और चबाते हैं। तो ये कारण होता है, ठीक है, ये कारण हो जाता है। हाँ, वो निगल जाते हैं भोजन को और डायरेक्ट उसको पचा नहीं पाते हैं, तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना जरूरी होता है। आइए और थोड़ा सा इसके बीच में हम लोग बात करते हैं। ये जो पाचन होता है, ये पाचन दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है भौतिक पाचन, याद रखिएगा। एक कौन सा होता है, भौतिक पाचन होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है। भौतिक पाचन होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है। और दूसरा कैसा हो जाता है, दूसरा हो जाता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। रासायनिक पाचन हो जाता है, केमिकल डाइजेशन हो जाता है, केमिकल डाइजेशन हो जाता है। भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन हो जाता है, ठीक है। हाँ, जिसको जुगाली करना कहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आप लोग हंसने लगे। अब क्या कीजिएगा, बच्चा दिमाग बच्चा ही होता है भैया।
पगुराते रहते हैं। तो बचपन में तो ऐसा ही लगता है ना जी, बचपन में बहुत सारे लगता है। बचपन में किसी ने, अब मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी का शिक्षक हो गया हूँ, बट बचपन में किसी ने मुझे बता दिया, मैं बालक हुआ करता था, किसी ने बता दिया कि हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती है, और उसने मुझे ये नहीं समझाया कि किडनी का फंक्शन ये होता है कि भैया यूरिया को छानना। उसने बताया कि हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती है, एक किडनी हंसाने के काम में आती है और एक किडनी रुलाने के काम में आती है। तो मैं ताउम्र अपने बचपन में यही सोचता था कि काश मेरी रोने वाली किडनी निकाल ली जाए। मैं ये सोचा करता था कि मेरी रोने वाली किडनी कोई निकाल के लेके चला जाए तो फिर मुझे बड़ा मजा आएगा, मुझे मेरी कितनी भी पिटाई होगी मैं हंसता ही रहूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बालक मन बालक होता है। बाद में जब पढ़ा गया, जब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें अपनी अज्ञानता के बारे में पता चलता है कि अरे भैया किडनी हंसाने रुलाने वाली नहीं होती है, किडनी किसके काम में आती है, यूरिया के फिल्टरेशन में, नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने में। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो वही मैं बचपन में समझा करता था कि भैया वो च्युइंगम खाते हैं, जिसको पगुराना या जुगाली करना कहा जाता है। बट चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते हैं बदलती जाती है। एनीवे, यहाँ पर आइए और इसको समझते हैं कि भौतिक पाचन क्या होता है और रासायनिक पाचन क्या होता है बालक। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके गांव में इसको रौत करना कहा जाता है जी, अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको समझिए, ये जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन क्या हो जाता है, ध्यान रखा कीजिए। हमारे शरीर में दोनों पाचन होता है। अब एक बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों, एक बात मैं आप लोगों से पूछूं कि भोजन के बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े, इन दोनों टुकड़ों में से पचाना किसको ज़्यादा आसान होगा, तो आप कहेंगे कि सर छोटे टुकड़ों को पचाना ज़्यादा आसान होगा। अब बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलता कौन है, आपके दांत बदलते हैं। तो यानी आपके दांत भोजन को काट के छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। तो ये आपके दांत क्या करते हैं, आपके दांत करते हैं भोजन का फिजिकल डाइजेशन। तो याद रखा कीजिए, भौतिक पाचन की प्रक्रिया किस तरीके से आप समझिएगा, भौतिक पाचन की प्रक्रिया आप किस तरीके से समझिएगा, जो बिना एंजाइम की सहायता से होता है, बिना एंजाइम की सहायता से, बिना एंजाइम की सहायता से, जिसमें किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, बिना एंजाइम की सहायता से, विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम, विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं भौतिक पाचन। और जो एंजाइम की सहायता से होती है इसको बोलते हैं रासायनिक पाचन। तो रासायनिक पाचन होता है एंजाइम की सहायता से बालक, एंजाइम की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, हेल्प ऑफ एंजाइम। तो जिसमें किसी न किसी एंजाइम की जरूरत होगी वह पाचन कैसा होगा, रासायनिक पाचन होगा। और जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं चाहिए, जैसे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, अब काटने के लिए कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती है, तो यह क्या होगा, भौतिक पाचन होगा। जी, अभी चलेंगे टाइलिन के विषय में भी बात करेंगे सुरेंद्र साहब, सबके विषय में बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, हाँ, विदाउट हेल्प ऑफ एंजाइम, बहुत बढ़िया सूरज शर्मा जी। तो ध्यान में रखा कीजिए, हमारे शरीर के अंदर दोनों तरह का पाचन होता है, भौतिक पाचन भी होता है और रासायनिक पाचन भी होता है। भौतिक पाचन भी होता है बालक और रासायनिक पाचन भी होता है। अब इन दोनों पाचन को आपको समझना है। तो सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है, इंजेशन की होती है। अभी अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको बताया था कि सबसे पहले अंतःग्रहण की प्रक्रिया होती है। अंतःग्रहण की प्रक्रिया में भोजन को मुंह के अंदर ले लिया जाता है। तो याद रखिए कीजिए, ये सवाल कई बार आपके पेपर में पूछा गया हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया वरुण प्रताप जी, टीथ के द्वारा होता है, बहुत बढ़िया साहब। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो आइए पाचन तंत्र में सबसे पहले कहाँ पर चलते हैं, भोजन को लेकर चलते हैं माउथ कैविटी में। कहाँ पर लेकर चलते हैं बालक, माउथ कैविटी में, इन माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। ठीक है, मुख गुहा में, मुख गुहा में। ठीक है, माउथ कैविटी में फूड आ गया, भोजन को इंजेक्शन करके कहां पहुंचा दिए, मुंह के अंदर। तो ये माउथ कैविटी कहलाता है, इसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है।
एंजाइम का मतलब क्या होता है, दिनेश जी पूछ रहे हैं। अरे अभी बात कर लेंगे अनु, इसकी भी बात कर लेंगे कि हिचकी क्यों होती है, अभी तो जस्ट शुरू किया हूं, सबके विषय में बात कर लेंगे। एंजाइम का मतलब क्या होता है, ये दिनेश कुमार साहब ने पूछा हुआ है। एंजाइम का मतलब होता है मेरे बच्चे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम जो होता है, एंजाइम जो होता है इसका मतलब होता है जैवीय उत्प्रेरक को हम लोग एंजाइम कहते हैं। जैवीय उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम कहा जाता है। अब कहिएगा कि सही सर उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रिएक्शन कराने में सहायता करते हैं। जैसे सपोज करके चल लीजिए कि मान के चल लीजिए कि, ध्यान से समझिए कि आप दो दोस्त हैं, आप दो दोस्त हैं, एक आप हो गए, एक आपका कोई दोस्त है। अब मैं क्या करता हूं कि आपको अकेले में ले जाता हूं और आपको अकेले में ले जाके कहता हूं कि यार तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में कह रहा था कि ये तो बहुत शरारती लड़का है, बहुत बदमाश है, ये फालतू में एप्लीकेशन का कोर्स खरीद रखा है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, दिन भर घूमता रहता है, अपने पिताजी के पैसे बर्बाद कर रहा है। ये मैंने ले जाकर आपको कह दिया कि आपका दोस्त आपके बारे में कह रहा था, ठीक है। अब आपके दोस्त को ले जाकर और उससे भी यही बात कहता हूं कि आप उसके बारे में कह रहे हुए थे कि यार ये जो है वो बेकार का लड़का है, पढ़ता लिखता नहीं है, ऐसे ही घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, ठीक है। उसको भी जाके मैंने भड़काया, आप दोनों को भड़काया। अब उसके बाद आप दोनों जब आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, आप दोनों में झगड़ा हो गया। तो आप दोनों में झगड़ा कराने वाला व्यक्ति कौन था, मैं था। तो मेरा रोल किसका हुआ, मेरा रोल हुआ कैटलिस्ट का, मेरा उत्प्रेरक का रोल हुआ। मैं आप दोनों के बीच में किसका काम कर गया, एंजाइम का काम कर गया। तो याद रखा कीजिए एंजाइम का मतलब होता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जो रिएक्शन कराने में मदद करते हैं, जो रिएक्शन कराने में मदद करते हैं उनको कहा जाता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है। चलिए आ गई बात समझ में, अब कैटालिस्ट का मतलब समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं। अरे भैया सबके पता चल जाएगी, अभी तो शुरू किया हुआ हूं, तब तक कोई कह रहा है हिचकी कैसे आती है, कोई कह रहा है गैस कैसे बनता है। अरे भाई अभी पढ़ तो लो, आगे सारी चीजें मिलेंगी कि क्या क्या हो जाता है, सबके सब चीजें मिलेंगी, पहले समझो। अब माउथ कैविटी में आप आ गए तो माउथ कैविटी में सबसे पहले आपके पास क्या है, माउथ कैविटी जो है, इस माउथ कैविटी में सबसे पहले आपके पास है टीथ, बच्चे दांत है आपके। अब ये टीथ क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। अब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए किसी तरह के एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बाबू बांटने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। तो पूछा जाता है कि टीथ क्या डाइजेशन में भाग लेता है, बिल्कुल भाग लेता है, 100% भाग लेता है। लेकिन ये किस तरीके का डाइजेशन करता है, ये किस तरीके का डाइजेशन करता है, ये डाइजेशन करता है फिजिकल डाइजेशन। याद रखा कीजिए दांत के द्वारा कैसा होता है, भौतिक पाचन होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है, भौतिक पाचन होता है, भौतिक पाचन होता है दांत के द्वारा। कैसा हो गया, फिजिकल डाइजेशन हो गया, भौतिक पाचन हो गया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, टंग भी करता है सोनी जी, बहुत अच्छे, अभी उस पर चलेंगे, जीभ के विषय में भी बात करेंगे, फिलहाल दांत के विषय में बात कर रहे हैं। सर मेरा पेट हिलता है जब से मैं सोता हूं तो। अरे यार कुछ भी लिखते रहते हो, है कि नहीं, कुछ भी लिखते रहते हो, हैं। सबको लगता है क्या हो जाता है कि सर डॉक्टर है। अरे यार कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से दिखाओ। सर शिक्षक हैं यार, मेरी भी तबीयत खराब होती है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। ऐसा थोड़ा है कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो सारे दवाइयों का नाम मेरे को पता है, खुद ही दवाई खरीद कर खुद ही कर लेता हूँ, हैं। खुद ही मेरे शरीर के किसी भाग में दर्द होता है तो मैं नाइफ उठा के चीर चार के अपना ऑपरेशन कर लेता हूँ। ऐसी बात थोड़े है यार। अरे कुछ चीजें खराब है तो डॉक्टर को दिखाओ, सर बायोलॉजी के शिक्षक है? ऐसी बात थोड़ा है भाई कि मेरे पेट में दर्द होता है तो मैं चाकू उठाता हूँ, अपना पेट फाड़ के और खुद ही से अपना इलाज करके और फिर सिलाई विलाई कर लेता हूँ। चल भाई ठीक है, आज चलना है, डिफेंस वालों की क्लास लेनी है, पेट की सिलाई हो गई, चलते हैं, चल के क्लास लेंगे। ऐसा थोड़े है यार, पढ़ लिया करो यार। तुम लोग जो है ना कहाँ से प्रश्न लेकर आते हो, वो मिमिक बनता है ना, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आ जाते हैं। चलो ध्यान से पढ़ो, मुझे भी हंसा देते हो तुम लोग, हैं, मेरे को भी हंसा देते हो तुम लोग। चलो
तो फिजिकल डाइजेशन में जो होता है टीथ भाग लेते हैं बच्चे। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो दांत होते हैं, ये दांत हमारे जीवन में जनरली कितने बार आते हैं? तो ये जो दांत होते हैं हमारे जीवन में जनरली 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं, इस दांत को हम लोग कहते हैं, पहली बार जो दांत आते हैं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं टाइप ऑफ टीथ की, टाइप ऑफ टीथ की, टाइप ऑफ टीथ की, दांत के प्रकार के। दांत के प्रकार के विषय में बात करते हैं तो 2 तरह के हो जाते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं उनको आप बोलते हैं अस्थाई दांत, अस्थाई दांत बोलते हैं, अस्थाई दांत बोलते हैं। इनको टेम्पररी टीथ बोलते हैं, टेम्पररी टीथ बोलते हैं। और इन्हीं को आप लोग दूध के दांत भी बोलते हैं, दूध के दांत भी बोलते हैं, मिल्की टीथ भी बोलते हैं, मिल्की टीथ भी बोलते हैं। तो ये दांत आते हैं, एक पार्टिकुलर उम्र तक हमारे साथ रहते हैं, एक पार्टिकुलर उम्र तक हमारे साथ रहते हैं, और उसके बाद ये दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और इसके बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, जो ताउम्र हमारे साथ रहते हैं। अगर स्थायी दांत भी टूट जाए तो आपको कृत्रिम दांत लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तीसरी बार दांत आने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं कि दूसरे तरह के जो दांत हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं, स्थायी दांत बोलते हैं। अरे मैं डीप में नहीं पढ़ाता हूं मेरे भाई, तुम्हारा पेपर जो है, आपका पेपर जो है वो यूपीएससी ऑर्गेनाइज करता है। मैं सतही बातें बता के आप लोगों को निकाल दूंगा, सतही बातें बता के निकाल दूंगा। पेपर में जाओगे एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, तब कहोगे अरे सर ने तो ये बात पढ़ाई ही नहीं थी। दोष मेरा थोड़े है, दोष उस पेपर का है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा आयोग है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो ऑर्गेनाइज करता है एनडीए का पेपर। तो याद रखा कीजिए, उसमें तो सवाल ऐसे हो जाते हैं जो आपके सर घुमा देते हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा सा आपको डुबकी लगाना पड़ेगा। अच्छी मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे को समुद्र के बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, अच्छा सीप पकड़ने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। तो यही ध्यान में रखा कीजिए, अच्छी तैयारी करने के लिए थोड़ी गहराई में तो आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू। सतही बातें पढ़ा दूंगा, मजा तो आपको आएगा, लेकिन पेपर में क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। तो जितना पढ़ाता जाता हूं उसको पढ़ते चलो। तो स्थायी दांत हो जाते हैं, परमानेंट टीथ हो जाते हैं। पीटी लिख दिया, परमानेंट टीथ। तो 2 तरह के दांत हो जाते हैं, अस्थायी दांत हो जाते हैं और स्थायी दांत हो जाते हैं। टेम्पररी टीथ हो जाता है बाबू, और परमानेंट टीथ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ परमानेंट टीथ हो जाता है। अब ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अस्थायी दांत होते हैं, यानी जो दूध के दांत होते हैं, इनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांत जो होते हैं, दूध के दांत की अधिकतम संख्या, की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या इनकी कितनी होती है बालक? इनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 20। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मिल्की टीथ, ये कितने होते हैं बाबू? 20 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिल्की टीथ, मिल्की टीथ ये कितने हो जाते हैं? ये 20 हो जाते हैं। ठीक है, 20 हो जाते हैं। बाकी क्लियर है? मिल्की टीथ की संख्या कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं कि वह उम्र सीमा, वह उम्र सीमा जिस पर इन दांतों का क्षरण, दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, गिर जाते हैं, गिरना प्रारंभ कर देते हैं, प्रारंभ हो जाता है। ये सवाल भी पूछा गया है पेपर में। तो याद रखा कीजिए, मिल्की टीथ जो होते हैं ये लगभग 6 से 8 वर्ष तक आपके साथ रहते हैं। तो 6 to 8 ईयर्स इनका होता है एज। जब आप 6 से 8 वर्ष तक के होते हैं तो जनरली क्या हो जाते हैं, ये दांत जो होते हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दूध के दांतों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? दूध के दांतों की अधिकतम संख्या 20 हो जाएगी। और वह उम्र सीमा, एज लिमिट जिस पे इन दांतों का क्षरण टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखा कीजिए 6 से 8 वर्ष का होता है, जिस उम्र सीमा पर पहुंचने के बाद इन दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है।
अब बात करते हैं बच्चों की स्थायी दांत, ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं। वैसे अगर बात कीजिएगा तो ये दूध के दांत जो होते हैं, कई बार इनका फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, तो ये दूध के दांत जो होते हैं इनका फॉर्मूला जो होता है, दूध के दांत का दंत सूत्र क्या होता है, इनका दंत सूत्र जो होता है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्की टीथ, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्की टीथ। तो ये कितना हो जाता है बाबू, ये हो जाता है 2102/2102, ये होता है इनका फॉर्मूला। अब दोनों तरफ जबड़ों में आपके दांत बटे हुए हैं, तो आप अपने जबड़ों के अंदर इन दांतों की संख्या निकालिए। बाएं तरफ भी एक ऊपर लाइनिंग चलती है, एक नीचे लाइनिंग चलती है, दाएं साइड भी एक ऊपर लाइनिंग चलती है, एक नीचे लाइनिंग चलती है। अब इन दांतों की संख्या निकालिए, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 0 2 और 2 4, इसी तरीके से 4 2 0 4। एक तरफ प्लस कीजिए, 4 और 2 6, 6 4 10, तो 10 इधर और 10 इधर, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। तो टोटल दूध के दांतों की संख्या कितनी हो जाती है बाबू, 20 हो जाती है। ठीक है, 20 हो जाती है, याद रखा कीजिए। अब बात आपसे करता हूं कि जो स्थायी दांत होते हैं, जो आपके जीवन काल में आते हैं और उसके बाद आपके साथ बरबस बने हुए रहते हैं, इस स्थायी दांत जो होते हैं, इस स्थायी दांत के कितने टाइप होते हैं। स्थायी दांत के विषय में बात कर रहा हूं, परमानेंट टीथ के विषय में बात कर रहा हूं। स्थायी दांत जो होते हैं, परमानेंट टीथ जो होते हैं, इनको कार्य के आधार पर आप 4 कैटेगरी में बांटते हो, 4 कैटेगरी में बांटते हो इनको। इनका नाम क्या हो जाता है, इनमें से कुछ कहलाते हैं कृंतक, दूसरे वाले जो है ये कहलाते हैं रदनक, तीसरे वाले कहलाते हैं अग्रचवर्णक कहलाते हैं, और चौथे तरह के जो हैं इनको बोला जाता है चवर्णक। ठीक है, तो ये 4 तरह के दांत हो जाते हैं। जो कृंतक होते हैं इनको बोलते हैं इंसीजर्स कहलाते हैं। जो रदनक होते हैं ये कहलाते हैं कैनाइन कहलाते हैं। जो अग्रचवर्णक होते हैं ये कहलाते हैं प्रीमोलर, क्या कहलाते हैं, प्रीमोलर कहलाते हैं, और चवर्णक जो है ये कहलाते हैं मोलर। तो इस तरीके से जो स्थायी दांत हो जाते हैं, ये स्थायी दांत 4 तरह के हो जाते हैं। ठीक है जी, पिछली स्लाइड भी दिखा दूंगा दिनेश भाई, इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो ये 4 तरह के दांत हो जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये लीजिए, पिछली स्लाइड को आप देख लीजिए, पिछली स्लाइड को देख लीजिए। इसमें हमने बात किया था कि अस्थायी दांत, दूध के दांतों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 20 हो जा सकती है, और वह उम्र सीमा, द एज लिमिट एट विच दिस टीथ स्टार्ट्स फॉलिंग, गिरना प्रारंभ कर देते हैं, 6 से 8 वर्ष का होता है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हुए थे कि जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये परमानेंट टीथ 4 तरह के हो जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये दांत जो होते हैं इनकी बनावट कैसी है, किसका क्या फंक्शन है, ठीक है, और किस तरीके से ये क्या कार्य करते हैं। होमोडेंट क्या होता है, हेट्रोडेंट क्या हो जाता है, डाइफायोडेंट क्या हो जाता है, थीकोडेंट क्या हो जाता है। ये सभी दांतों के चीज़ों में प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के और इन सभी कॉन्सेप्ट को कल की क्लासेस में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज का जो समय सीमा है ये समय सीमा समाप्त हो गया है। ये मैंने क्या इसमें रिपीट करूं इंडियन लवर साहब, मैंने कहा कि स्थायी दांत जो होते हैं, स्थायी दांत के 4 प्रकार हो जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। बाकी दूध के दांत की आपको संख्या बताया हुआ है कि 20 होती है। ये 20 कहाँ से आया ये करके दिखा दिया हूँ। इसके लिए दंत सूत्र याद रखिएगा, 2102/2102। रही बात इसकी, तो इसको कल भी हम लोग रिपीट करेंगे, दांतों के विषय में कल भी बात करेंगे। परमानेंट टीथ का 21-32 नहीं होता है बाबू, परमानेंट टीथ का 21-23 होता है, 21-23/21-23 होता है। ये होता है परमानेंट टीथ का 2123, ये होता है परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला, और ये जो होता है ये टेम्परेरी टीथ का डेंटल फार्मूला होता है। चलो, आज की क्लास से इजाजत लेता हूं, अगली क्लास में इससे आगे की बात आप लोगों से करूंगा। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक एग्जामपुर के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।